Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 5 states of matters, and in this video I will discuss here gaseous law. So now you see Avogadro's law. Avogadro's law, it states that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. देखो एवोगाड्रोज लॉ क्या करता है। एवोगाड्रोज लॉ कहता है क्या कि यदि इक्वल वॉल्यूम लिया जाए डिफरेंट गैसेस का अंडर सिमिलर कंडीशन मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होगा गैसेस का वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यदि हम दो कंटेनर ले लें, यहाँ पर एक कंटेनर हमने ए ले लिया है और दूसरा कंटेनर हमने क्या लिया, बी ले लिया। हमने इसमें जो गैस डाला है, सपोज करो कि हमने यहाँ पर एक्स गैस को डाला, एक्स गैस, और इसमें क्या है, वाई गैस है। टू डिफरेंट गैसेस है जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का क्या है, कांस्टेंट है। यदि यहाँ टेम्परेचर जो है इसका टी है तो इसका भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टी ही होना चाहिए। और प्रेशर यदि इसका प्रेशर पी है तो इसका भी प्रेशर क्या होगा, प्रेशर पी यदि रखेंगे तो कहता है क्या कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दोनों गैसेस का होगा वो भी इक्वल होगा। मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी वाई गैस होगा। मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स गैस जो होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाई गैस के बराबर होगा। कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करेगा। ये एवोगाड्रोज लॉ कहता है। अब देखो इसके बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दे सकते हैं इसमें एवोगाड्रोज लॉ का, कि वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। वी जहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस को, वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ये किस पर होगा, एट कांस्टेंट टी एंड पी, एट कांस्टेंट टी एंड पी। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू के एन। ये हमारा एक मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी। अब इसको यदि हम डेंसिटी से कोरिलेट करना चाहें, डेंसिटी, तो डेंसिटी से हम कैसे कोरिलेट करेंगे। अब आप ये देखो, आप ये जानते हो कि n इक्वल टू जो होता है W अपॉन क्या होता है, m होता है, जहाँ W क्या बता रहा है, मास ऑफ गैस हो जाएगा, और m क्या है, ये है मोलर मास ऑफ गैस। यही तो है, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इस n के वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर दें तो V इक्वल टू के, और हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन m लिख सकते हैं। अब ऐसा कर दो कि m को इधर कर दें, यदि हम m इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, k W बाई वी हो जाएगा। और W बाई वी को हम क्या कहते हैं, मास अपॉन डेंसिटी को क्या, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं m इक्वल टू k इंटू डी। इसका मतलब क्या आ गया, हमारा क्या निकल के आ गया कि मोलर मास जो होता है किसी भी गैस का वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स हमारा ये आ गया कि मोलर मास जो होगा, इससे आ गया कि m इक्वल टू k इंटू डी, जो आपको इंडिकेट करता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। मीन्स क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस, गैस क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। इसका मतलब ये हो गया कि मोलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा गैस की डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल यदि हम यहाँ पर लें कि मान लो कि CO2 गैस एंड NH3 गैस में डेंसिटी किसका ज़्यादा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मोलर मास किसका ज़्यादा है। तो इसका CO2 का मोलर मास कितना आता है,
तो मोलर मास ऑफ CO2 यदि हम निकालें तो 44 क्या आता है, 44 U आ जाता है। और मोलर मास यदि हम देखें, मोलर मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ NH3 यदि हम निकालें तो ये कितना आता है, 17 आ जाता है, ये 17 U आता है। दैट मीन्स जो होगा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ CO2 क्या होगा, डेंसिटी ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ NH3। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, आपका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। इस रिलेशन से हमको ये पता चल गया। इस तरह से हम ये डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हमारा है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस किसको कहते हैं, यदि हम पहले आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस किसको कहेंगे, आइडियल गैस वो होगा जो बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करेगा, उसको आइडियल गैस कहेंगे। अ गैस विच obey Boyle's law, Charles law, and Avogadro's लॉ। एक ऐसा गैस जो क्या करता है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन यदि हम बात करें तो यदि बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, यदि बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो यदि हम लिखें यहाँ पर बॉयल्स लॉ, क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ हम जानते हैं, बॉयल्स लॉ में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, डायरेक्टली P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम क्या लिखते हैं बॉयल्स लॉ में, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट क्या हो जाता है, T टेम्परेचर। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू K 1/V हो जाएगा। ये बॉयल्स लॉ है हमारा। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ यदि देखोगे तो चार्ल्स लॉ में ये क्या बताता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। मीन्स यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मीन्स यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट P हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू KT। और अभी हमने देखा क्या कि एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रोज लॉ कहता है क्या कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट T एंड P, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यदि आप देखें तीनों में रिलेशन यदि हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो देखो पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि V इज, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं कि V इक्वल, ये KN हो गया, ये हो गया V इक्वल टू K 1/P भी लिख सकते हैं। ये V इक्वल टू KT हो गया, और ये क्या निकल के आ गया, V इक्वल टू KN हो गया। यदि हम इसको इस इक्वेशन को यदि हम चेंज किए होते या फिर इसको लेते, तो तीनों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन करें, तीनों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन कर देते तो हमको क्या मिलता है, सो देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N, तीनों कंबाइंड गैसेस लॉ को लेके। क्योंकि यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं इस इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में क्या है कि आप इसको लिख सकते हो V इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया हमारा, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P,
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और तीनों को हमने कंबाइन किया तो हमारा ये निकल के आ गया इसमें। तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, और हम लिखते हैं कि V इक्वल टू व्हाट, R NT अपॉन P। यहाँ पर R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जहाँ हम कह सकते हैं कि PV इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो हमने क्या किया इसमें, हमने कंबाइन किया बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगाड्रोस लॉ को। फिर एक बार आप इसको देख लो कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यहाँ पर क्या है V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ क्या बताता है, V इज इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो तीनों में V है तो हमने क्या लिख दिया, V को कॉमन ले लिया हमने तीनों में, तो हम लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P इंटू T इंटू N। T चार्ल्स लॉ से, N एवोगाड्रोस लॉ से, 1 अपॉन P बॉयल्स लॉ से हमने लिया। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, और V इक्वल टू R NT। R यहाँ क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसको हम यहाँ पर क्या लिख दिए, PV इक्वल टू nRT। इस तरह से क्या निकल के आ गया, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। इससे तीनों को कंबाइन करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव किया। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। थैंक यू।